बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। बस चौधरी भी क्या, अब हम नाम के ही चौधरी रह गए। महंगाई का ये हाल हो चुका है कि बंदा बस जो है ना, वो अब नाम का ही बड़े बड़े चौधरी जो है ना वो इधर से उधर हो गए। बस अल्लाह जो है ना वो इस महंगाई से बचाए। इतनी महंगाई वैसे हमने कभी देखी नहीं है। इसी हवाले से मैं जो है ना वो आपसे पहले तो ये थोड़े से फिल्मई जो है वो मैं इकॉनमी के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि क्या इस वक्त हमारी इकॉनमी की पोजीशन है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं मई के महीने में वो 2.2 बिलियन रिकॉर्ड हुई हैं, और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 4.3 बिलियन पे पहुंच गई हैं। और अगर हम पिछले जुलाई से, यानी जुलाई 2022 से लेके और मई 2023 तक की बात करें तो हमारी टोटल जो इस वक्त जो इंपोर्ट्स हैं उसकी मैं बात करूं, दैट इज़ 51 बिलियन डॉलर, 51 बिलियन डॉलर। अच्छी खासी इसमें हुकूमत ने कमी की है। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 25 बिलियन, जो कि तवक्को से बहुत कम है। ये 30 बिलियन डॉलर से तो कम से कम ऊपर होनी चाहिए थी मेरे ज़ाती ख्याल में। तो ये 25 बिलियन डॉलर पर रही है। तो इस तरह हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 26 बिलियन डॉलर रह गया, जो लास्ट ईयर टिल मई जो है वो 43 बिलियन डॉलर था। और लास्ट टाइम जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 28 बिलियन डॉलर की थी, और जो इंपोर्ट्स थी वो 72 बिलियन डॉलर्स की थी। करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर हुकूमत ने काबू पाया है। अब काबू क्या पाया, ज़ाहिर है जब ना इंपोर्ट होंगी ना एक्सपोर्ट होंगी तो और डॉलर हमारे पास है ही नहीं, तो करंट अकाउंट में तो अल्टीमेटली जो है वो कमी आनी ही आनी है। रेमिटेंसेस जो है जिसके ऊपर हमारा बड़ा रिलाय होता है वो भी घट गई हैं। वो 22.74 बिलियन है टिल अप्रैल, और लास्ट मतलब जो टैक्स इकनॉमिक ईयर है उसमें 26.14 बिलियन थी। इन्फ्लेशन जो है वो, जिसे हम CPI महंगाई कहते हैं, वो मई का जो फिगर आया वो दिल हिला देने वाला है, 38%। और एवरेज जो है जून का, उसकी जो अप्रॉक्सीमाइजेशन है दैट इज़ 30%, 30% के करीब जो है वो महंगाई रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट 6.4% तक पहुंच गई। GDP जो है वो हमारा लास्ट ईयर जो ग्रोथ जो थी 6% थी, वो इस मरतबा 0% है। ये जो 0.3 की बात करते हैं, तो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो दिस इज़ 0%। टैक्स जो है उसमें भी शॉर्टफॉल है, तकरीबन 250 बिलियन का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टिल जून जो है ये इतना शॉर्टफॉल हो जाएगा। तो ये हमारे जो है वो इकॉनमी के फिगर्स थे। अच्छा, मिफ्ता साहब जो है वो आपने गौर किया होगा कि इकॉनमी का बड़ा सत्यानाश कर रहे थे IMF से, ऑल दो वो डील करने में उन्हीं की टर्म्स के ऊपर कामयाब हो गए थे और एक आध इंस्टॉलमेंट भी मिल गई थी। फिर जाने इसहाक डार साहब को क्या ख्याल आया कि नहीं मैं भी खेलूँगा। वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम लंदन जो है ना ही केम हेयर, और उन्होंने आके जो बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रहा है उन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया। आते ही जो है ना वो पहले तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, जी चलें जी वो डर आ गया, डॉलर डर गया, डर आ गया, डॉलर डल गया। वो डॉलर वाकई डर गया 10-12 रुपये, लेकिन उसके बाद डॉलर ने बोला ये बात है चलो फिर। तो उसके बाद से फिर जो डॉलर ने जो है ना वो कम बैक किया है, वो आपके सामने आज 310 और 315 रुपये की बातें हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद डार साहब ने जो है वो IMF को कुछ इस किस्म के बयानात दिए, हम देख लेंगे, देने तो दें, नहीं देने तो ना दें। वो मतलब बिल्कुल इस तरह जैसे IMF वाले हमारी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि ले लो भाई ले लो, और हम जो है उनको मना कर रहे हैं। पता नहीं ये कॉन्फिडेंस किस बेसिस के ऊपर था। अब उनको पता है ये स्टोन एज नहीं है, ये पत्थरों का ज़माना नहीं है कि जब विंडो ड्रेसिंग वाले और जो है ना वो ऊपर नीचे फिगर करके उनको दे दिया करते थे, वो चुप करके मान लिया करते थे और हमारा काम चल जाया करता था। अब IMF वाले भी होशियार हो गए, वो कहते हैं नहीं जी पहले इम्प्लीमेंट करो, हम देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद देंगे। और दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रेडिक्शंस के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। प्लान A आ रहा है, प्लान B आ रहा है, भाई कहाँ से आ रहे हैं? मतलब आप ये देखें ना, जब मिफ्ता साहब चला रहे थे तो आपके आने के बाद तो इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो इस हिसाब से तो हम देखें तो मियाँ साहब तो ज़्यादा उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि अभी तक वहाँ पे ही बैठे हुए ताकि उनके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा बात ना आए। तो मियाँ साहब जो है ना वहीं पे बैठे हुए थे। आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन कि हालात नहीं है साजगार तो जस्ट लीव इट। भाई आप भी जब मिफ्ता इस्माइल चला रहा था उसने भी सत्यानाश ही करना था ना, तो आपने भी आके जो है ना वो उसी को रिपीट कर दिया। तो आपको क्या ज़रूरत थी आने की? आप जो है वो आके और फिर अब जो है ना वो 2017 में ये था, 1998 में हमने ये कर दिया था। दिस इज़ नॉट 1998, दिस इज़ 2023।
आपको 2023 के चैलेंजेस को सामने रख के चलना है। डार साहब, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बार्टर सिस्टम आपने शुरू कर दिया। बार्टर, हमें नहीं पता बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब कमोडिटी एक्सचेंज। आप ईरान से, आपकी अफगानिस्तान से, आपकी रशिया से ट्रेड है क्या जो आप बार्टर करेंगे? हम उनको देते क्या चीज़ें? चावल देंगे, चावल की तो हमारी पैदावार ही नहीं हुई। ये दूसरे दवाइयाँ देंगे, दवाइयाँ तो हम खुद मंगाने के हमें लाले पड़े में। तो हमने मंगवाना क्या है? क्या बार्टर सिस्टम आप करेंगे? सर इकोनॉमी जो है ना वो प्रैक्टिकल जो है ना वो मेजर्स चाह रही है, और प्रैक्टिकल मेजर्स आपने लेने हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ, हम जो है ना एज ए नेशन करप्ट हैं। मेरी करप्शन की, मेरी बेईमानी की कॉस्ट आप पे कर रहे हो, आपकी बेईमानी और करप्शन की कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ, और ये ऑल द वे जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक रेडी वाला इससे जो है ना वो बरयू जिम्मा है। रेडी वाला भी जो है ना वो सब्जी मंडी से अगर कोई चीज़ 50 रुपये किलो लाता है तो मार्केट में आते आते वो 100 रुपये किलो बेचने पे मजबूर हो जाता है। उसको मंडी वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं, रास्ते में पुलिस वालों को भी देने पड़ते हैं, ट्रैफिक वालों को भी देने पड़ते हैं, फिर जहाँ पे वो ठेला खड़ा करता है उस ठेले के भी भत्ता देना पड़ता है। मतलब ये सब चीज़ें अल्टीमेटली तो कॉस्ट में ऐड हो रही होती है ना, और फिर वही ट्रैफिक वाला, वही पुलिस वाला जाके उसी से 100 रुपये किलो ख़रीदने पर मजबूर होता है। तो आप और हम एक दूसरे की करप्शन का शिकार बन रहे हैं, और हम ज़िम्मेदार समझ रहे हैं कि जी हुकूमत ज़िम्मेदार है। ऐसा नहीं है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सही स्टेप्स के ऊपर लेके जाना है, और ये डार साहब से भी गुजारिश है, तो प्रैक्टिकल और बोल्ड स्टेप उठाएं। ये डॉलर पाकिस्तानियों के पास इतने पड़े में हैं, अगर सही किस्म की पॉलिसीज़ आप लॉकर्स के ऊपर पाबंदी लगाएं और उसको एफबीआर को दें कि किसी का भी लॉकर किसी भी टाइम पे चेक कर सकती है। आप देखिएगा किस तरीके से डॉलर जो है ना वो उनकी रेल पेल होती है, और उसके ऊपर सज़ाएँ जो है ना वो तजवीज़ करें। ये सख्त पॉलिसी है। सॉफ्ट पॉलिसी रखनी है, आप उनको इंसेंटिव दें कि जी ये जगह है, ये कमोडिटी है, ये अगर आप डॉलर्स में परचेज़ करेंगे तो हम इतने की देंगे, रुपीज़ में। आप देखिएगा कैसे लोग डॉलर्स निकालते। तो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड पॉलिसीज़ रादर दैन कि जो है ना वो हम ये बार्टर सिस्टम और दीगर चीज़ों के ऊपर चलें। तो इसी हवाले से आज का मैंने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे साथ मेहमान होंगे शब्बर जैदी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो थोड़ा सा हमें सियासी हवाले से भी गाइड करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो शब्बर साहब। अच्छा सर, ये इकॉनमी के जो मैंने थोड़ी देर पहले डेटा भी शेयर किया है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन, रेमिटेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मुझे तो ये अपील नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा कोई जो है ना होपफुल किस्म के फिगर्स हैं। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए अकबर साहब, बात ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर इस वक्त बन चुका है पाकिस्तान का, तो उसमें जो इकोनॉमी को चलाती हैं वो तीन चीज़ें चलाती हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़े, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, और हमारी ट्रेड जो है वो बढ़े। अब अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 12 मंथ्स और 15 मंथ्स तीनों चीज़ों पर हमें बाय सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है। मतलब हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उस हद तक इतनी आसान नहीं है, और इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई बड़ी एक्सपेंशन में कोई जाने को तैयार नहीं है। सिमिलरली हमारे पास जो एग्रीकल्चर है उसमें सिवाय वीट के कोई चीज़ भी हमारी बहुत बेहतर नहीं हुई है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया है। ट्रेड साइड पर भी हमारे पास क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की कमी है तो हम कॉन्ट्रैक्टिव मेजर लेके चल रहे हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्शन पे जाएंगी तो मईशत अपने लेवल पर सुकड़ेगी। जब मईशत सुकड़ेगी और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और हमारी आबादी का इंक्रीज भी बहुत ज़्यादा है, तो माशी प्रॉब्लम तो आनी शुरू होंगी, और वो आ रही हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान की मईशत किसी सही सिंध में जा रही है, ये मेरा ख्याल है सही गुफ्तगू नहीं होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट कोई गलत बात करी, गवर्नमेंट भी सही कह रही है। उन्होंने नेशनल अकाउंट के बाद जो भी दिया था वो यही लिखा था ना कि हमारी ग्रोथ जो है वो लेस देन 1% है। सही लिखा उन्होंने, वो क्या लिखते? और चलो उसको 1 को आप 2 कर लें तो कोई बात नहीं, 19-20 है। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आपको जो आप जिस प्रोग्राम में आप चल रहे थे, IMF के प्रोग्राम में, उन्होंने ये आपको वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अपने इकोनॉमी को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने ग्रो नहीं करना। ये उनका प्लान है। मतलब उनका ये कोई गलती नहीं हो रही थी। मतलब एक सिस्टम के तहत कॉन्ट्रैक्टिव मेजर में इकोनॉमी को लेके चला जा रहा था।
अच्छा सर, ये बार्टर सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया है 3 मुल्कों के साथ, रशिया है उसमें, उसमें अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तो आपका क्या ख्याल है, ये इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा? क्योंकि हमारी उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड तो एज सच है नहीं, तो बार्टर सिस्टम विल बी सक्सेसफुल और डॉलर और एक्सचेंज रेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पर्सनली इसको डिसएग्री नहीं करता, और ये चीज़ इसको थोड़ा प्रमोट और करना चाहिए, क्योंकि मसाइल दो मसले हैं बेसिकली। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जो मसला है वो ये था, है, और अभी भी पहले भी था, कि वहाँ की बैंकिंग सिस्टम नहीं एग्ज़िस्ट करती है। तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरी वजह ये होती है कि आपका जब बार्टर करते हैं आप, तो आप करेंसी का एक्चुअली रिस्क कवर कर लेते हैं, इन दैट सेंस कि जो वैल्यू इंक्रीज उसकी होगी, वो वैल्यू आपकी होगी। तो अमेरिकन जो करेंसी का डिवैल्यूएशन है, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो थ्योरेटिकली ये बिल्कुल सही चीज़ है, और ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया 3 ही कंट्री को उन्होंने डाला है फॉर द टाइम बीइंग, और ये सही है। अब सवाल ये पैदा होगा, जो जो अकबर, सवाल ये पैदा होगा कि अगर हमारा सवाल जो है वो ये पैदा होगा कि जो 30% बॉर्डर से इंपोर्ट हो रही है ऑयल की, अगर सपोज करें, आज जो सवाल है कि आज 30% बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है डीजल की, सॉरी, ऑयल में नहीं, डीजल में हो रही है। अब सवाल, मेरा सवाल ये है कि जो इंपोर्टर बार्टर में लेकर आएगा, वो तो टैक्स देगा ना, वो टैक्स देगा। ठीक है। स्मगलिंग पे टैक्स नहीं है। नहीं नहीं सर, देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट बार्टर सिस्टम, इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू एक्सचेंज कमोडिटीज़ रादर देन करेंसी। तो वो तो उस सूरत में होगी कि जब हम एक दूसरे को कोई कमोडिटीज़ जो है ना वो चेंज कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इन तीनों मुल्कों के साथ कोई हमारी इक्वल लेवल की कमोडिटी एक्सचेंज है नहीं कि हमें उनको देने के लिए या हम उनको बेचने के लिए हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ इस हद तक है कि वो डॉलर के ऊपर जो वो असरअंदाज हो। आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, मैं एक, आई वांट टू बार्टर डीजल फ्रॉम ईरान, ठीक है? तो मैं एक टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ईरान जाती है, ठीक है ना? ठीक है, तो एक्सपोर्टर को मैं साथ मिला के मैं एक बार्टर कर देता हूँ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता हूँ, या राइस एक्सपोर्ट करता हूँ, राइस की जरूरत पड़ती है ईरान को, राइस एक्सपोर्ट करता हूँ और डीजल इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल एक अच्छी ट्रांजेक्शन बन जाती है ना ईरान के साथ, बिल्कुल लॉजिकल ट्रांजेक्शन बनती है। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो बंदा स्मगलिंग कर रहा है, तो स्मगलिंग से हटेगा बार्टर के साथ या नहीं हटेगा? क्योंकि अगर वो स्मगलिंग से हटेगा तो उसको 5% या 7% जो भी इंपोर्ट का टैक्स है वो देना पड़ेगा। अगर आप ईरान का पढ़ लेना, आपको नजर आ रहा है ना, अगर आप ईरान पढ़े आपको साफ समझ आ जाएगा। अब वो ईरान के लिए कह रहा है, हम क्या देंगे बता रहा है वो ये कह रहा है ईरान के लिए, आप देंगे, आपके सामने है इस वक्त टेक्सटाइल्स, आपके पास है राइस, आपके पास है फार्मास्यूटिकल, ये वो चीजें हैं जो आप दे सकते हैं उनको। मैं जब ईरान को देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि ईरान में मैं अच्छा, सॉल्ट है मेरे पास, राइस है मेरे पास। देखें शब्बर भाई, ये जो ईरान की बात हो रही है, अब ईरान से हमारी जो है ना वो साल की 500 मिलियन की जो है ना वो हमारी इंपोर्ट्स हैं और 50 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं। तो अब इसमें ज़्यादा कि क्या हमारा उनके साथ बार्टर होगा? मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है ना, टेक्सटाइल में बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, टेक्सटाइल में बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। मैं तो तकरीबन ये कहता हूँ कि अगर आप ये अज्यूम कर लो कि डीजल की जो इंपोर्ट है वो देखिए ईरान से क्या चीज आ रही है इस वक्त। ईरान से दो चीजें बहुत ज्यादा आ रही है, एक पल साहब, एक डीजल आ रहा है और एक आ रहा है प्लास्टिक का जो होता है ना, जो प्लास्टिक का दाना कहते हैं, प्लास्टिक का दाना जिसे बोलते हैं, वो आता है कि वो तो ईरान में बनता है वो दाना। तो अगर आप उनकी इंपोर्ट लगाओ, अगर 30% लगाओ तो तकरीबन वो $1 बिलियन के आसपास के करीब है, ठीक है? तो अब अगर $1 बिलियन का हम ईरान से इंपोर्ट कर सकते हैं, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम $1 बिलियन का राइस, टेक्सटाइल या सॉल्ट हमारे पास है। ईरान की डिमांड $1 बिलियन की है, अगर है तो हम निकाल देंगे, मगर मेरे हिसाब से ईरान की डिमांड हमारे आइटम की $1 बिलियन की नहीं है, ठीक है? और मेरी प्राइस जो है टेक्सटाइल की वो आज वाला नहीं खाती, ठीक है? अगर मुझे ऑयल मिल जाता है सस्ता वाटर, ठीक है, तो मेरे पास अगर ऑयल का मार्जिन है तो वो मेरे एक्सपोर्ट के मार्जिन को कवर कर लेगा ना। आप मेरी बात समझे?
आज अगर मैं टेक्सटाइल नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा ईरान को बिकॉज ऑफ प्राइसिंग, और अगर मुझे ऑयल के अंदर मार्जिन मिल जाता है, अच्छा मार्जिन मिल जाता है, तो मैं ऑयल, क्योंकि जो ऑयल आएगा वो तो उस बंदे का होगा ना जो इम्पोर्ट कर रहा है, तो अगर उसके अंदर मुझे मार्जिन अच्छा मिल जाता है और ईरानी मुझे सस्ता ऑयल दे देते हैं, तो फिर मेरे पास तो चॉइस है ना कि मैं उस ऑयल का मार्जिन टेक्सटाइल से कवर करके बढ़ा सकूं अपनी एक्सपोर्ट। तो टेक्निकली तो बात ठीक है ना, बट ये सारी मैकेनिक्स डिपेंड करेगी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्या है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा मसला इंपोर्ट को बार्टर करना नहीं है, हमारा मसला वो चीज अवेलेबल करना है जो हमें बार्टर करनी है, हमें देनी है, वो चीज हमारे पास कंपेरेटिव कॉस्ट पे नहीं है हमारे पास। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फ़ारूक साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो मौजूदा बजट अब पेश करने जा रहे हैं 9 जून को शायद, तो उसमें क्या आपको लगता है कोई कोई आवाम के लिए कोई अच्छी ख़बर होगी, कोई रिलैक्सेशन देने की है पोजीशन में हुकूमत, या इसका बहुत मुश्किल नज़र आता है? हुकूमत की कोशिश होगी कि किसी किस्म का सियासी बजट आए, लोगों को रिलीफ दी जाए। IMF की कोशिश कि माशी बजट आए, सियासी बजट ना आए, और शायद इसी वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया है कि IMF का हिस्सा ना बना जाए या IMF का पैकेज ना लिया जाए। शायद IMF का पैकेज लेना हुकूमत के सियासी मुफाद में नहीं है। हकीकत ये है कि जो रवां साल का बजट है, इसमें लगभग 5-5.5 अरब रुपए का खसारा जो है वो सामने आ रहा है, और हुकूमत मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की पोजीशन में नहीं है कि अवाम को कुछ रिलीफ दे सके। तो ऐलान तो ज़रूर होगा अगले बजट में कि रिलीफ मिल रही है, कि अवाम को मुख्तलिफ एरियाज में रिलीफ दी जा रही है। लेकिन अगले माली साल में सबसे बड़ा इशू ये है कि हुकूमत ने कोई 41.8 अरब डॉलर की अदायगी करनी है फॉरेन पेमेंट्स के हवाले से, और IMF के पास जाना ज़रूरी होगा। मेरे जहन में और कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है IMF का। तो ऐलान तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ख़दशा है कि मिनी बजट का ऐलान किया जाएगा IMF की जो शराइत है उनको पूरा करने के लिए। अच्छा, IMF ने सर ये तकाजा किया है कि आप जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो चलें, तो आपको लगता नहीं है कि हमारे जो है वो, और IMF का कई मैंडेट है कि इस तरह के पॉलिटिकल किस्म के स्टेटमेंट या पॉलिटिकल किस्म के तकाजे करे? अब सही हैं या गलत हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो एक रिवायत पड़ जाएगी फिर कल को जो है वो और तकाजे शुरू करेंगे कि नहीं जी अब इलेक्शन करवाएं, इस डेट को करवाएं, तो फिर तो इस तरह बात आ जाएगी। जी, इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो जो आपने कहा कि IMF के डोमेन में नहीं आता कि किसी मुल्क को उसकी सियासत के ऊपर किसी किस्म का लेक्चर दिया जाए। दूसरा एंगल ये बनता है कि वो उधार देने वाली एक एंटिटी है, हम उधार ले रहे हैं, और उधार देने वाला ये चाह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में अपने सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ। जो बात कही जा रही है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। बात हमें ये समझाई जा रही है कि आपकी मईशत और सियासत जो है उसका एक गहरा गठजोड़ है, तो खुदाया आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ, वो आपके अपने लिए भी बेहतर है, और जो आपको उधार देने वाले इदारे हैं उनके लिए भी ये बेहतर है। तो जो कहा जा रहा है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। नहीं, कहा तो जा रहा है कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन अब वो मफाद में होना एक अलग बात है, और उस बात का करने वाला जो IMF का मैंडेट तो नहीं है ना ये बात करने का। देखिए, फ्यूचर में वो क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे ये मेरे इल्म से बाहर की बात है। ये क्या सराई की बात है। हकीकत ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलत माशी पॉलिसीज़ के नतीजे में मजबूर हो जाते हैं, ख़जाना खाली हो जाता है, डॉलर नहीं बचते हैं, फिर हम मजबूर हो जाते हैं और IMF के पास अपनी गलतियों के नतीजे में जाते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास वसाइल बेतहाशा हैं, पाकिस्तान के पास टैलेंट भी बेतहाशा है। हमारा असल इशू जो है वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासी गलतियों की बुनियाद पे माशी फैसले किए जाते हैं जो सियासी बुनियाद पे होते हैं,
और उसके बाद फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जहाँ तक आपने डेट सर्विसिंग का कहा, अगर आप बजट खोल के देखें जिसमें बजट की हम डेट सर्विसिंग की एलोकेशन करते हैं, उसमें से लगभग 85% जो है वो हमारा अंदरूनी डेट है। जो बैरूनी डेट के ऊपर पेमेंट है बजट के अंदर, वो 15% से 16% से ज़्यादा का नहीं है। तो गलतियां हमारी अपनी हैं, बजट खसारा करते हैं, उसके नतीजे में हमें कर्जाजात लेने पड़ते हैं। हमें IMF या कोई और आलमी ताकत मजबूर नहीं करती कि हम बजट के अंदर खसारा करें। हर जून के महीने में हम देखते हैं कि हमारे वजीर ख़जाना साहब असेंबली की फ्लोर पे खड़े होते हैं और बज़ाते खुद ऐलान करते हैं कि इस साल हुकूमत की जो आमदन है वो 7,000 अरब की होगी और हुकूमत के अखराजात जो हैं वो 10-11 हज़ार अरब पे होंगे, और हमें 3-4-5 हज़ार अरब जो है खसारे का वो कर्जाजात की शक्ल में लेना होगा। ये हमारी अपनी गलतियां हैं और शुरुआत करनी है अगर इस्लाहात की तरफ से, तो शुरुआत हमें अपने अंदरूनी सेक्टर में करनी होगी। बात यही हो रही थी, शबर साहब कह रहे थे कि जी आप IMF से बजाय इसके कि आप किस्त का तकाजा करेंगे, हमें इंस्टॉलमेंट दें, आप उनसे कहें कि जी हमारे जितने भी लोगों के हमने या जितने भी इंस्टीट्यूशंस के हमने लोन देने, आप उनको रीशेड्यूल करें। तो अब इसको मैंने तो इस तरीके से एज्यूम किया कि इसका मतलब है कि आप टेक्निकली तौर पे ये कह रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दें, आप IMF को कहें कि वी आर अनएबल टू पे आवर डेट्स एंड रीशेड्यूल दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, पिछले 50 साल की माशी तारीख गवाह है कि जिस मुल्क ने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया है उसका हाल पहले से बदतर हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, शब्बर भाई देखिए, क्रेडिट कार्ड के हवाले से बात कर रहे थे हम कि स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया है कि इंटर बैंक रेट्स के ऊपर जो भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पेमेंट्स होंगी, तो एक अंदाजे के मुताबिक 500 मिलियन की जो है वो पर मंथ जो है वो होती है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आजकल पेमेंट्स। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा डॉलर के रेट के ऊपर? देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं। मुझे बताओ अकबल कि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही है इस वक्त, तुम्हारे ख्याल में ये क्या गुड्स की पेमेंट है? देखिए मेरी बात सुनो, इसमें दो चीजें, मेरी बात को गौर करें। ये जो क्रेडिट कार्ड में पेमेंट हो रही है ना अकबल, इस वक्त ये एक्चुअली परचेज नहीं हो रही, ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, खास तौर पे IT के केस में। अच्छा, इसका इलाज ये है कि क्रेडिट कार्ड पे आप एक, ठीक है, आप शब्बर जैदी को ये कह देंगे, शब्बर जैदी साहब का साल में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो होगा वो $2,000 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अभी तो ये ना कि शब्बर जैदी साहब क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करे जा रहे हैं और बैंक से डॉलर लिए जा रहे हैं और बैंक वाला आगे बाय करके देते जा रहे हैं। सिंपल पैसा भेजने का आसान तरीका है ना। दुबई में शॉपिंग करते जा रहे हैं, और नहीं दुबई में शॉपिंग करते जा रहे हैं, अपने भाई को IT सर्विस दे जा रहे हैं और चलता जा रहा है पैसा। $1 मिलियन का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना। तो आपने मिलियन का आउटले कर दिया ना साल का। आप मुझे बताएं कि एयरलाइन टिकट ले सकता हूँ क्रेडिट कार्ड पर? एयरलाइन टिकट ले सकता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड पर? अलाउड है ना, अलाउ किया हो ना। आपको सस्ती मिलती है टिकट। आप अगर क्रेडिट कार्ड पे, आपको क्रेडिट कार्ड के गेम को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने ये काम जो कल किया है ना, ये आधा काम किया है। अब आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को लिमिट करें कि अकबर साहब का क्रेडिट कार्ड जो है उस पे 1,000-3,000 की लिमिट होगी बस। ये नहीं हो सकता है अकबर साहब एक साल में 3 लाख का क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर चुके हैं, $3 लाख का। नहीं, एक मिनट शबर भाई, एक मिनट देखें, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो इस वक्त हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरा ख्याल है वो है डेट सर्विसिंग। क्योंकि डेट सर्विसिंग की वजह से हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं। जब रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो उससे जो है वो हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और रुपया नीचे गिर रहा है। रुपया नीचे गिरने की वजह से शरह सूद में भी इजाफा हो रहा है और इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो रहा है। और जब ये दो चीज़ों में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली ये फिर पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। तो बुनियादी जो वजह है ना वो हमारा डेट सर्विसिंग है, जो कि हम नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ जो है ना वो फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के या रेमिटेंसेस के बहुत हौसला अफजा नहीं है, लेकिन इतना है कि उन्होंने करंट अकाउंट के जो
डेफिसिट है उसमें सब्सटेंशियल हद तक जो है वो कमी की है, ट्रेड डेफिसिट में कमी की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑल दो कि इससे हमारे जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट आया है, हमारे टैक्स कलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आया है, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में तो ये अच्छी बात थी। अब डेट के ऊपर आ जाए। देखिए डेट पे मसला ये है अकबल, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि ये डेट जो आज है हमारा और जो हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो है, ये हम आज की शक्ल में मैनेज नहीं कर सकते। आप भी अकाउंटेंट हो, मैं भी अकाउंटेंट हूं। हमारे पास हर साल जब डेट में डेफिसिट आता है तो हम कहां से वो पैसे देंगे जो हमें डेट की रिपेमेंट करनी है। इसका इलाज जो है बड़ा सिंपल है। इसका इलाज ये है कि अब आप आईएमएफ से ट्रांच नहीं मांगे, आप आईएमएफ से ये कहें कि वो हमारे लिए हमारे डेट को रीनेगोशिएट कराए। हम उनसे कैश मांगते हैं ना, हम उनसे कैश नहीं मांगे। हमें ये कहना है आईएमएफ को कि सर हमारा 130 बिलियन का डेट है, हमारे पास 130 बिलियन को सर्व करने के पैसे नहीं है, ये हम एडमिट कर ले पहले। जो मर्जी नाम दे दो ना, इसको कह दें, ठीक है। और आईएमएफ जो है वो हमें कहे कि यार ठीक है, दुनिया में आप भी अकाउंटेंट हो, दुनिया में 50 कंपनी है तो डेट को रिप्रोफाइल कराती है, वो रिप्रोफाइल करा लें आप। अब रिप्रोफाइलिंग तो अलाउड है ना, उसमें कोई मसला ही नहीं है। और पाकिस्तान का फ्यूचर कैश फ्लो जो आईएमएफ ने बना के दिया है आपको, जो कि 15 मई को दिया था उन्होंने 2022 को, जो कि उसका पेज नंबर 35 है, टेबल नंबर 3AA है, उसको देखें। और वो कैश फ्लो है 23, 24, 25, 26, 27 का, ठीक है। अच्छा, उसमें उनके पास तकरीबन 70 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वो शॉर्टफॉल में वो ये कह रहे हैं कि ये शॉर्टफॉल पूरा होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि आप अपने डेट को आगे ले जाएं, और दुनिया में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बात भी एग्रीड है, ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का मसला ये रिफाइलिंग का झगड़े में नहीं पड़ा हुआ, ये एग्रीड है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि जो चाइनीज डेट है ना, जो चाइनीज का डेट है, ये डेट हमारा चाइनीज गवर्नमेंट का नहीं है, चाइनीज की प्राइवेट पार्टीज हैं, वो लोग इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। और चाइना ये समझता है कि उन्होंने $225 बिलियन अफ्रीका में दिया हुआ है, अगर वो हमारा डेट रिफाइल करेंगे तो उन्हें सारी दुनिया में करना पड़ेगा। तो चाइनीज इस बात पर रिलक्टेंट है, सारा जो आपकी किच पड़ी हुई है वो इस बात पे पड़ी हुई है। और दूसरी बात जो है अकबल, वो ये है कि मेरा जो टोटल डेट बन गया है वो बन गया है 57 ट्रिलियन, 57 खरब। 57 खरब का मतलब हुआ कि मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट जो आएगा इस साल वो आएगा कोई 7,500 बिलियन। इसके लिए ये मैं कहना नहीं चाहता मगर मजबूरी है, हमें बैंकों के साथ, पाकिस्तानी बैंक हैं, इनके साथ बात करनी पड़ेगी हेयर कट की। हेयर कट का मतलब ये है कि आज पाकिस्तान का जितना भी डेट है, वर्ल्ड लोकल डेट है, उसका तकरीबन 85% हमारे बैंकों ने दिया हुआ है। और बैंकों के पास सपोज करें उनके पास 100 रुपए दिए हुए हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को, ठीक है। और वो तकरीबन हर 6 महीने बाद उनकी ऑप्शन होती है, वो आगे चलता रहता है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि या तो आप हमें इस डेट के अंदर से 100 रुपए दिया है, आप ये एग्री कर लो कि ये 90 हो गया है, या आप ये एग्री कर लो कि जो मैंने इंटरेस्ट देना है अगले साल में, वो मैं अगले साल नहीं दूंगा, उसके बाद वाले साल में दूंगा, मुझे 1-2 साल का इंटरेस्ट रिवर्ट दे दो। ये काम अभी इन्होंने आईएमएफ ने घाना में करवाया है। घाना में लोकल डेट में हेयर कट आया है। अच्छा, नहीं देखें, जो लोकल कर्जा है, जो कमर्शियल बैंकों से स्टेट बैंक ने कर्जा लिया हुआ है ना, तो वो तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट इंक्रीज़ करके उसको थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकती है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हुकूमत ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 21% पे ले गई है, तो दूसरी तरफ अगर बैंक्स के ऊपर टैक्सेशन के ऊपर जो है वो बढ़ा देती है, 35% से 40% पे ले जाती है, 45% पे ले जाती है, तो वो जो सूद में जो इजाफा होगा तो वो इनडायरेक्ट वे में टैक्सेस की सूरत में वापस आ रहा होगा। तो ये चीज़ तो इस तरीके से नेट ऑफ हो सकती है। जो इंटरनल कर्जे हैं तो वो तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है। तो एक ही बात है ना, वो देखो कान को यूं पकड़ लो, उसमें टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा आपका। बात तो एक ही है ना। देखो तो नाक को कहां से पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है। आप जब इंटरेस्ट में अगर आप कह रहे हो कि मैं बैंक का रेट कम कर देता हूँ,
तो वो बात तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, बैलेंस तो डेफिसिट तो वही रहेगा ना। कि आपने कहा जी बैंकों का रेट जो है वो आज 50 की जगह 60 हो गया, यही कह रहे हो ना आप? आप यही कह रहे हो कि बैंकों का रेट 50 से 60 कर दो, यही कह रहे हैं ना आप? मतलब ये हुआ ना अकबल, आप ये कह रहे हो कि आज की बैलेंस शीट में बैंकों को हिट लेनी है, ये कह रहे हैं ना? नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा सर, ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट के हवाले से जो है ना बड़ा चर्चा रहा है, हुआ भी है, और आप ही मेरे ख्याल में सबसे पहले आपने ये बात की थी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है ना 1-2 साल की है, जिसे कौमी हुकूमत कहते हैं, वो आनी चाहिए। तो बज़ाहिर लगता है ऐसे ही है कि कंसेंसस डेवलप करने के लिए एक कौमी हुकूमत की अशद ज़रूरत है, लेकिन इसके हवाले से ज़ाहिर है लीगल और आइनी सवालात भी पैदा होंगे, फिर बैरूनी दुनिया इसके ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए अकबल, ये बात मैंने ही की थी और किसी बुनियाद पे की थी। मैंने उस बात को जब मैं उसको लेके आगे चलता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम, ये तो वो है, मुझे प्रॉब्लम आ जाती है आइन की, कि ऐसी कोई चीज की गुंजाइश आइन में नहीं है, ऐसी किसी की गुंजाइश आइन में नहीं है। तो आप इस गवर्नमेंट को किस आइनी सिस्टम में लेकर आएंगे? और पाकिस्तान ये शायद अफोर्ड नहीं कर सके कि कोई ऐसा कदम उठाए जो गैर आइनी हो, ठीक है? मगर जो अब डेवलपमेंट मुझे नजर आ रही है, आज की डेवलपमेंट जो आज के हालात में डेवलपमेंट नजर आ रही है, उसमें मुझे ये थोड़ा मेरा फीलिंग आ रहा है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही एग्री कर लें कि एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के पास रेगुलर चीजें हों और मईशत के मामलात को एक पर्टिकुलर टेक्नोक्रेट सेटअप के तहत चला के 3-4 साल पाकिस्तान को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ा जाए। उसकी वजह ये है अकबल कि जब आप लेकर आते हैं ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट और सामने अपोजिशन लेकर आते हैं, तो वो बंदा इतना डर रहा होता है अपोजिशन से कि वो कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होता जो कि पाकिस्तान के लिए रियल भलाई चाहता हो। तो अगर मेरा सजेशन ये है, मैंने परसों लाहौर में भी सजेशन दी थी कि पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि 24 के इलेक्शन के बाद एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाएं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनाएं, उस पर सारे लोग बैठें और उसमें जो टेक्नोक्रेट कह लें या इकोनॉमिक्स को पर्टिकुलर मेथड में, चाहे आदमी इरेलेवेंट है, उसको एक पर्टिकुलर मेथड में लेके चलें जिसमें बड़े सख्त फैसले करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, वेलकम टू द शो शामी साहब। अच्छा, IMF ने सर ये तकाजा किया है कि आप जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो चलें, तो आपको लगता नहीं है कि हमारे जो है वो, और IMF का कई मैंडेट है कि इस तरह के पॉलिटिकल किस्म के स्टेटमेंट या पॉलिटिकल किस्म के तकाजे करे? अब सही हैं या गलत हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो एक रिवायत पड़ जाएगी, फिर कल को जो है वो और तकाजे शुरू करेंगे कि नहीं जी अब इलेक्शन करवाएं, इस डेट को करवाएं, तो फिर तो इस तरह बात आ जाएगी। अब क्या निकलना है, अब तो बजट की तैयारी हो रही है, उसके बाद हुकूमत जो है अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेगी। अब IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो तो खटाई में पड़ गया है, एक बेयकीनी की सूरत हाल है। देखते हैं अब उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे पीछे हटते हैं। अब तो मौजूदा हुकूमत के पास ना वक्त है ना मोहलत है। बजट तो आप देखें ना, अभी तो उसके इदाद शुमार आना शुरू हो गए हैं, बजट तैयार हो रहा है और मेरा ख्याल है जून के महीने में पेश हो जाएगा। तो बजट तो अब मेरा ख्याल तैयार किया जा रहा है। नहीं, अवाम को तो चुटकी में ही पिसना है। अवाम के लिए जो हम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं बेइतदालियाँ और हमारी बदअमालियाँ, तो उसके नतीजे में रिलीफ कहाँ से मिलेगा आपको? रिलीफ की बात तो भूल जाएं इस वक्त। जो ये तो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है, इसके लिए इंतजार करना होगा, कोशिश करनी होगी, तभी कोई बेहतर
बेहतरी की सूरत पर निकल सकेगी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा। हमारे मेहमान थे शब्बर जैदी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब। तो बॉटम लाइन नाज़रीन यही है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों में भी इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रही। और बेहतरी अगर पैदा करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे और एक कंसेंसस को डेवलप करना होगा। तो हम दुआ करते हैं कि यही कंसेंसस जल्द अज जल्द डेवलप हो और आवाम की जो मुश्किलात हैं ना, मैं हर एक प्रोग्राम में बात भी ये करता हूँ कि जी अवामी मुश्किलात जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि कम से कम, ठीक है आइडियल सिनेरियो तो नहीं हो सकता है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जो है वो बंदा जी सके। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।